नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि नॉर्सेट एग्ज़ाम में DSSB एंड RRB जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि ये मेरे सेल्फ मेकिंग नोट्स हैं जिससे मैं आज आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो 1 ग्राम HB होता है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्किंग है जो कि एग्जाम में देखा गया है, और नॉर्सेट ऐसे एग्जाम को काफ़ी पसंद करता है। इसमें पूछा गया है जो 1 HB हमारा जो 1 ग्राम HB होता है वो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। 1.34 ml ऑक्सीजन, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। 1 ग्राम HB कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा CDPA एंटीकोगुलेंट। CDPA का फुल फॉर्म होता है सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, डेक्सट्रोज, फॉस्फेट, एडेनाइन। ये इनमें से मोस्ट कॉमन जो एंटीकोगुलेंट यूज होता है ब्लड बैंक में यूज होता है सोडियम सिट्रेट, ठीक है। और अब बात आई लैब की, तो लेबोरेटरीज में EDTA को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एज अ एंटीकोगुलेंट। AC का फुल फॉर्म है एंटीकोगुलेंट। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का मार्क डाल रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन यूज एंटीकोगुलेंट इन द ब्लड बैंक। तो आप नाम लिखेंगे इसका सोडियम सिट्रेट, ठीक है। अगर आपसे लैब की वैल्यू पूछ ली जाए कि मोस्ट कॉमन यूज्ड एंटीकोगुलेंट इन द लेबोरेटरीज, इट इज़ अ EDTA, ठीक है। तो ये मार्क करेंगे। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, हमारी जो पर्पल वाइल होती है जिसमें हम CBC सैंपल सेंड करते हैं, उसमें EDTA का एंटीकोगुलेंट होता है। बट हमारे पास जो ग्रे कलर की वाइल होती है जिसमें हम ब्लड शुगर का सैंपल सेंड करते हैं, उसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्यों स्पेसिफिक किया जाता है, EDTA क्यों यूज नहीं किया जाता है, इसका रीजन मैं बताऊंगी। बिकॉज आफ्टर ब्लड कलेक्शन फॉर द ग्लूकोज टेस्ट के लिए क्या होता है, ग्लूकोज के लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होने से बचाने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं। और ड्यूरिंग फर्स्ट 1 to 2 hours आफ्टर द ब्लड इज कलेक्टेड, ब्लड कलेक्ट करने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही जो रेट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, उसको इनिबिट करता है सोडियम फ्लोराइड। तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो एक बन सकता है नॉर्सेट एग्जाम में। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अपने हाईलाइटर ऐसा एक साथ रखेंगे हाईलाइटर, और उस हाईलाइटर में क्या होगा कि आप अपने इंपॉर्टेंट मार्क्स को हाईलाइट करके रखेंगे। एंड साथ में अब हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन को देखेंगे, कंपैटिबिलिटी का मतलब है मैचिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम 2 पर्सन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन, उसको कंपैटिबिलिटी बोलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आप वार्ड्स में काम करते हैं तब आपको पता होता है, अब पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन जाना है तो आपको सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेकिंग के लिए आप क्रॉस मैचिंग के लिए एक सैंपल भेजते हैं। वो क्रॉस मैचिंग जो होती है वो कंपैटिबिलिटी चेकिंग होती है। उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए पेशेंट है, पेशेंट का O पॉजिटिव है और डोनर जिससे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जाएगा उसका B पॉजिटिव है, तो ये डिफरेंट एंटीजेंट्स प्रेजेंट है उसमें, तो दोनों की जो मैचिंग करेंगे उसे बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, कि कंपैटिबिलिटी है ब्लड की या नहीं। ओके, अब बात करेंगे EDTA और प्लेन वाइल। हम 2 वाइल में सैंपल लेते हैं। EDTA जो है पर्पल वाली वाइल, उसका 3 ml सैंपल लेते हैं, उससे ऊपर सैंपल जाएगा तो मशीन जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी सैंपल को। नेक्स्ट है प्लेन वाइल, जो कि प्लेन वाइल होती है जिसमें कोई कोगुलेंट या एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। रेड वाली वाइल जिसे आप सब जानते हैं, उसमें 5 ml का सैंपल लेना होता है हमें। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, नॉर्सेट इसी को कवर करता है, तो इन सब का ध्यान रखना है। साथ में अब मैं आपको बताती हूँ कंपैटिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। कूम्स रिएजेंट डाल के, जिसको हम बोलते हैं AHG एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, जिसमें हमें डोनर का ब्लड लेना होता है और रेसिपिएंट का ब्लड का कुछ ड्रॉप्स लेनी होती है। उसको मिक्स करने के बाद AHG के ड्रॉप्स डालने के बाद उसमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल के उसमें देखते हैं कि एग्लूटिनेशन है या एग्लूटिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कूम्स रिएजेंट। अब है RBC WBC प्लेटलेट्स का कई बार रेशो पूछ लिया जाता है कि हमारे ब्लड में कितना रेशो प्रेजेंट है। तो ये है RBC जिसका रेशो है 600, रेशो WBC 1 रेशो।
प्लेटलेट से 4 रेशो। तो ये रेशो आपको याद कर लेना है और इसको हाईलाइटिंग मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। लाइक आरबीसी, हमारा पहला है आरबीसी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने पीसीवी का मतलब है पैक सेल वॉल्यूम। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ पैक सेल वॉल्यूम। आपको कई बार डॉक्टर्स ने वार्ड्स में बोला होगा कि सिस्टर पैक सेल वॉल्यूम ट्रांसफ्यूजन के लिए क्रॉस मैचिंग भेजिए। तो पैक सेल वॉल्यूम पीसीवी, जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं, हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा इस पॉइंट्स को जो मिस कर दिए हैं मैंने लिखने यहाँ पे। पीसीवी का आप कभी जब भी आप क्रॉस मैचिंग के लिए भेजते हैं, आप हमेशा देखना कि जब पीसीवी का एक पैक आता है तो उसमें 250 ml का अमाउंट लिखा होता है आरबीसी का। तो 250 ml आरबीसी होता है 1 यूनिट। अब हमने जब 1 यूनिट आरबीसी दिया है पेशेंट को, तो उसका 1 यूनिट जो है एचबी कितना इंक्रीज करेगा, 1 ग्राम पर डीएल। एचबी इंक्रीज करेगा 1 ग्राम पर डीएल, और हेमाटोक्रिट को वो इंक्रीज करेगा 2 से 3%। ठीक है, अब यहाँ लैब वैल्यूज़ की बात करते हैं। मान लीजिए पेशेंट का आरबीसी लेवल या हेमाटोक्रिट लेवल बहुत लो है, आपने 1 यूनिट का पीसीवी उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया है, तो उसके कितनी देर बाद आपको रीचेकिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए ब्लड सैंपल सेंड करना होगा लैब में। वो हमारा लैब वैल्यू टेक प्लेस 4 to 6 आवर्स आफ्टर द बीटी, यानी कि बीटी होने के बाद 4 से 6 घंटे के बाद ही आप इवैल्यूएशन के लिए रीसेंड करेंगे सैंपल को। उसके बाद है इन्फ्यूजन टाइम। आरबीसी का जो सैंपल इन्फ्यूजन टाइम होता है वो 2 से 4 घंटे का होता है। स्टोरेज की बात करेंगे, हम 35 से 42 दिन के लिए पीसीवी की पीआरबीसी को स्टोर कर सकते हैं, और जो उसका टेम्परेचर है 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा स्टोरेज। अब इंडिकेशन की बात करेंगे, कौन कौन सी इंडिकेशन है आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। पहली इंडिकेशन है सीवियर हेमरेज इन सर्जरी, दूसरी है अबॉर्शन, थर्ड है सीवियर अनीमिया। सीवियर अनीमिया की कैटेगरी है द एचबी लेस देन 7 ग्राम पर डीएल विच इज़ नोन एज सीवियर अनीमिया, एंड नेक्स्ट इज ट्रॉमा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है 1 यूनिट जो प्लेटलेट्स होती है वो 50 से 70 ml की होती है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ होती है, एक होती है आरडीपी, एक होती है एसडीपी, जो कि मैंने नोट्स में अभी नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ। आरडीपी, एसडीपी। आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट्स होते हैं, जिसमें कि डिफरेंट डोनर्स होते हैं जो प्लेटलेट डोनेट करते हैं, तो वो आरडीपी होते हैं। और जो एसडीपी है वो है सिंगल डोनर प्लेटलेट, जो कि एक सिंगल ही डोनर प्लेटलेट को डोनेट करता है, तो वो आरडीपी और एसडीपी की कैटेगरी में होता है। और 1 यूनिट प्लेटलेट जो है 50 से 70 ml का ही होता है। इसको ट्रांसफ्यूज करने के लिए जो टाइम होता है वो होता है 15 से 30 मिनट का। 15 से 30 मिनट के अंदर में ही हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है। इसका स्टोरेज का टाइम होता है 5 से 7 दिन का। हम कितने टेम्परेचर पे से स्टोर कर सकते हैं, वो है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस में है, और फ़ारेनहाइट में है 72 डिग्री सेल्सियस। तो एग्ज़ाम में किसी भी पैरामीटर पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इवैल्यूएशन के लिए क्या करेंगे, इफेक्टिव रिस्पॉन्स आर इवैल्यूएटेड अंडर 18 to 24 आवर्स आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। ओके, एंड इंडिकेशन इसकी है, आपने देखा होगा कई बार डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, सुना होगा, तो डेंगू में हमें प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करना होता है। ल्यूकेमिया में, कैंसर, ल्यूकेमिया सेम है, और बोन मैरो डेफिशिएंसी में भी हमें प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करना होता है। अब 1 यूनिट जो प्लेटलेट्स होती है वो कितना इंक्रीज करेगी, 5000 से 10,000 का काउंट इंक्रीज करती है 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। 1 यूनिट डब्ल्यूबीसी जो है 400 ml कंटेन करता है। इसका स्टोरेज जो है हम मैक्सिमम 14 डेज कर सकते हैं, मैक्सिमम 14 डेज। एंड इन्फ्यूजन का जो टाइम है वो 1 घंटे का रहता है, और इसकी इंडिकेशन होती है कैंसर एंड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी होगा, जिसमें हम डब्ल्यूबीसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है होल ब्लड और पैक सेल वॉल्यूम कुछ आसपास लगभग एक जैसा ही होता है, ट्रांसफ्यूजन और स्टोरेज टाइम। इसमें आरबीसी की पैक सेल में ओनली आरबीसी कंटेंट होता है, बट होल ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स चारों ही कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। अब 1 यूनिट जो होल ब्लड होता है वो 350 ml होता है। जैसे कि पीछे आपने देखा था पीआरबीसी में जो आरबीसी होती है ये आपका 250 ml होता है, और यहीं पे होल ब्लड की बात करेंगे ये 350 ml होता है।
300 ml ब्लड होता है और उसमें बाकी का 50 ml एंटीकोगुलेंट्स होते हैं इसमें। स्टोरेज का जो टाइम होता है वो 35 डेज होता है, जो सेम PRBC में भी था। इन्फ्यूजन का टाइम भी सेम है एज PRBC 2 to 4 आवर्स। एंड जो टेम्परेचर है 1 to 6 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। और इसकी इंडिकेशन है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यूरिंग सर्जरी, अगर हैमरेज होता है तो हैमरेज के टाइम पे RBC, WBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स चारों का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, जिसमें पेशेंट को हमें होल ब्लड देना होगा। अब होल ब्लड का सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप हाईलाइट कर लेंगे, ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ होल ब्लड। मैसिव ट्रांसफ्यूजन करेंगे होल ब्लड का। होल ब्लड में कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है? सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट जब बॉडी में मेटाबोलाइज होगा तो वो क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट। और जब बाइकार्बोनेट एक्सेसिव बॉडी में प्रोड्यूस होगा तो आपको पता है pH, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जब pH इंक्रीज होता है तो बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज होता है। pH इंक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा तो एल्कलॉसिस होगा और यहाँ पे मेटाबॉलिक की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में ज़रूर रिपीट होता है, ये शायद एम्स का फेवरेट क्वेश्चन होगा। तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड सेल्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो बाकी का जो कंटेंट बचता है वो प्लाज्मा कहलाता है, जिसे हम FFP भी बोलते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसमें प्लेटलेट्स नहीं होती है। अब FFP का क्या रीज़न है देने का? टू इंक्रीज द लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए FFP दिया जाता है। 1 यूनिट ऑफ FFP, अगर एक FFP यूनिट है वो 200 से 500 ml कंटेन करता है। जो टेम्परेचर होता है, इसे प्रिपेयर करने का टेम्परेचर अलग है, इसे स्टोर करने का टेम्परेचर अलग है। प्रिपेयर करने का जो स्टोरेज होता है वो -80 डिग्री होता है और जो स्टोरेज करने का टेम्परेचर होता है वो -18 डिग्री होता है। अब इसको हम स्टोर कर सकते हैं 1 साल तक और जो ट्रांसफ्यूजन का टाइम है वो 30 से 60 मिनट्स के लिए होगा। अब FFP ट्रांसफ्यूज करने के बाद कोगुलेशन फैक्टर अबाउट 2% इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसकी इंडिकेशन की बात करेंगे कि जो इंडिकेशन है इसकी एक्टिव ब्लीडिंग है। एक्टिव ब्लीडिंग में कोगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसमें हम इसे ट्रांसफ्यूज करेंगे। बर्न पेशेंट में भी कोगुलेशन फैक्टर्स की प्रॉब्लम होती है तो बर्न्स पेशेंट में भी FFP हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। शॉक वाले पेशेंट में जैसे आपको बताया था मैंने, शॉक में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, RBC, WBC सब लॉस होता है तो शॉक की कंडीशन में भी FFP देंगे। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा, परपुरा का मीनिंग है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में भी हम FFP देंगे। तो ये ब्लड के कंटेंट थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब एक टॉपिक है प्लाज्मा फेरेसिस, जो कि इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टॉपिक में। प्लाज्मा फेरेसिस, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। प्लाज्मा फेरेसिस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा से सेपरेट कर दिया जाता है। ब्लड सेल को और प्लाज्मा को सेपरेट कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको आपको हाईलाइट करके रखनी है। तो आज ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो मैंने कवर कर दिए हैं। तो अगर कोई डेफिशिएंसी लगी हो या कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या कुछ और कंटेंट एक्स्ट्रा आपके पास है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। गुड बाय।